नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। दूसरी लहर ने खूब देश का नुकसान किया, लेकिन मोदी सरकार की सूझबूझ से आज लगभग सभी राज्यों में कोरोना पर काबू है, सिवाय एक राज्य के, और वो है केरला। चुनाव में झूठे आंकड़े दिखाकर तब तो विजयन सरकार ने अपनी कुर्सी बचा ली थी, मगर अब वो उस पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ये तो सबको पता ही है कि केरला ही कट्टरपंथ का गढ़ बन चुका है। आज केरला में पीएफआई से लेकर तमाम तरीके के ईसाई संगठन हैं जो देश की आत्मा को बदल देना चाहते हैं, और उन्हीं को खुश करने के चक्कर में विजयन सरकार ने पिछले दिनों जो कुछ भी किया उसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। मात्र मुस्लिमों को खुश करने की खातिर विजयन सरकार ने सर्वोच्च अदालत की चेतावनी तक को दरकिनार कर दिया। मगर हम आगे बढ़े उससे पहले आप यहां कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि ये जो आत्मघाती विजयन सरकार हिंदुओं को हल्के में ना ले सके। दोस्तों, देश के अंदर सांप्रदायिकता वाली राजनीति एक बार फिर जीत गई और सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता एक बार फिर से हार गई। कोरोना वायरस ने बता दिया कि असल में यह वायरस ही धर्मनिरपेक्ष है। ना इसे हिंदू दिखता है और ना इसे मुस्लिम दिखता है, और सबके बीच यह बराबरी से मौत बांट रहा है। हिंदुओं को कुंभ पर ज्ञान देने वाले आज केरला के मामले पर शांत बैठे हुए हैं। कुंभ और कांवड़ यात्रा पर अपने ट्विटर फीड पर ट्वीट्स की झड़ी लगा देने वाले बुद्धिजीवी लोग केरला के मामले पर एक भी ट्वीट्स नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन इस समय केरला में नहीं बल्कि इन बुद्धिजीवियों के ट्विटर अकाउंट पर लग चुका है। हिंदुओं को गैर जिम्मेदार बताने वालों के आज मुंह में दही जम चुकी है। आखिर मजहब के नाम पर देश से खिलवाड़ क्यों? आखिर एक संप्रदाय को खुश करने के लिए पूरे देश में कफन बांटने के पीछे की क्या वजह है, आज हम आपको वही बताएंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से देश के लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में अब बात करना बंद कर दिया है। हमारे देश के लोग हर बार यही भूल करते हैं। जैसे ही कोरोना के मामले थोड़े कम होते हैं, वैसे ही हम ये मान लेते हैं कि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। लेकिन केरल में तुष्टीकरण की वजह से लॉकडाउन में दी गई छूट के कारण केरल में कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। कहने को तो केरल देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में ही है, लेकिन ऐसे में इस प्रकार की बेवकूफी केरल से ही क्यों? दरअसल केरल में बकरीद को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन में 3 दिन यानी कि 18, 19 और 20 जुलाई को कोरोना लॉकडाउन में छूट दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यह फैसला लिया गया था तब उस समय देश के अंदर कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले भी केरल से ही आ रहे थे। केरल में उस समय पॉजिटिविटी रेट 10.6% थी, जो सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके सबसे पढ़े लिखे राज्य ने बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान किया। चलिए एक पल को तो यह मान लेते हैं कि केरल में इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वो अपनी तानाशाही कर रही है और उसने यह ऐलान कर दिया। लेकिन हिंदुओं को गरियाने वाले संप्रदाय विशेष और केरल के बुद्धिजीवियों और समाज विशेष को यह समझ नहीं आया कि यह फैसला कितना घातक हो सकता है, या यह सब सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही याद आता है। कुंभ के आयोजन पर किसी विधवा स्त्री की तरह छाती पीटते हुए रोने वाले लोग अब किसी कोने में जा दुबके हैं। अब उन्हें केरल की भयावह स्थिति नहीं दिख रही है। केरल की सरकार को बार बार यह आगाह किया गया कि ईद में छूट देना कोरोना को न्योता देना है, लेकिन केरल सरकार ने 27% मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश के 50% कोरोना मामलों को भी स्वीकार कर लिया। 27 जुलाई को पूरे देश में कोरोना वायरस के 43,654 नए मामले आए, लेकिन इनमें से 50% से ज्यादा मामले अकेले केरला में मिले। केरला में 28 जुलाई को पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 22,129 नए मामले दर्ज हुए। 29 मई यानी कि 59 दिनों के बाद केरल में कोरोना का यह अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है, और इस विस्फोट में तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता का बारूद भी भरा हुआ है। यह देखते हुए कहा जा सकता है कि ईद ने सुपर स्प्रेडर का काम किया है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि ईद किसकी हुई, कोरोना की या फिर अब्दुल की? अगर यह समस्या आपको अभी भी छोटी लग रही है तो चलिए इसको जनसंख्या के हिसाब से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। केरल की आबादी 3 करोड़ 34 लाख है, यानी कि इस हिसाब से देश की कुल आबादी में केरल की हिस्सेदारी सिर्फ 2.76% की है।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लगभग 2.5% आबादी वाले राज्य में देश के 50% से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की कुल आबादी लगभग 20 करोड़ है और देश की कुल आबादी में यूपी की हिस्सेदारी लगभग 16.5% की है। लेकिन इसके बावजूद 27 जुलाई को यूपी में संक्रमण के केवल 18 नए मामले ही मिले, यानी कि यूपी का स्कोर केरल के स्कोर से न सिर्फ बेहतर है बल्कि यूपी में संक्रमण अब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के आयोजन पर तो रोक लगवा देता है, लेकिन वो केरल में ईद के मौके पर दी गई छूट पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता है और केरल में ईद पर दी गई छूट पर केवल राज्य सरकार की आलोचना करके चुप बैठ जाता है। तो उसे भी आज अपनी कार्यशैली पर गंभीरता से विचार करने चाहिए, क्योंकि बहस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रश्न तो इस पर भी उठेंगे। धर्मनिरपेक्ष देश में तुष्टिकरण वाला यह डिस्काउंट सिर्फ आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। ऐसे में केरल में कोरोना विस्फोट के जिम्मेदार अदालत की नाकामयाबी भी है। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए बहुत से राज्यों ने मेहनत की। कुछ राज्य तमाम अड़चनों और सीमित संसाधनों के बावजूद सफल रहे, कुछ पूरी तरीके से सफल नहीं रहे या फिर संक्रमण रोकने का उनका उद्देश्य देर से पूरा हुआ। पर पता नहीं ऐसा क्या है कि केरल में संक्रमण बढ़ता ही गया। उधर केरल सरकार कोरोना रोकने के अपने तथाकथित सुपर मॉडल के लिए पुरस्कार पर पुरस्कार लेते रही और इधर संक्रमण बढ़ता गया। राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अपने तथाकथित मॉडल की सफलता का श्रेय आज भी देश विदेश में ले जा रही हैं। पता नहीं कौन सा मॉडल लेकर 23 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश रोज 2 लाख से अधिक टेस्ट करके भी संक्रमण के 100 से कम नए मामले लगभग महीने भर से पा रहा है, पर उसकी न तो कहीं चर्चा होती है और न ही प्रदेश सरकार को कोई पुरस्कार देने की जहमत उठाता है। लेकिन केरल का वो मॉडल जिसमें रोज 50% से ज्यादा केस केरल से ही आ रहे हैं, उसकी तारीफ करते हुए हमारा यह पत्रकार वर्ग कभी थकता नहीं है। यहाँ पर भी यह देखने वाली बात होगी कि कोरोना की दूसरी लहर के समय लखनऊ को लाशनऊ बताने वाले बुद्धिजीवी और पत्रकार केरल और उसके जिलों के लिए क्या लिखते हैं। यही बुद्धिजीवी और पत्रकार महीनों तक केरल के सुपर मॉडल के गुण गाते रहे, पर आज जब राज्य बढ़ते संक्रमण पर काबू नहीं पा रहा है तब चुप है और किसी कोने से भी उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस समाज में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण का डिस्काउंट मिलना आखिर बंद कब होगा और कब सुपर स्प्रेडर की संज्ञा जमातियों और ईद को भी दी जाएगी, जो कि सिर्फ कुंभ तक ही छोड़ दी गई है। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।